मून अर्थ की एक्सियल वॉबलिंग को स्टेबल करता है। मून के ग्रेविटेशनल पुल से ही अर्थ के ओशंस में हाई टाइड्स आते हैं। हाई टाइड्स के टाइम पर ओशंस का वाटर कोस्ट लाइन को पार करके भीतरी हिस्सों में पहुंचता है, जिससे वेटलैंड्स फॉर्म होते हैं। ये वेटलैंड्स अर्थ के अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और साथ ही कई सारी दुर्लभ स्पेसीज के घर भी हैं, जैसे वाइट एंड ब्राउन श्रिम्प्स, ब्लू क्रैब्स एंड डायमंडबैक टेरापाइन टर्टल्स। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मून एक इतना मैसिव स्पेस ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ को लगभग 1.022 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट करता है, आया कहाँ से? अगर मून एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री की बात करें तो बायने वैली आयरलैंड की एक पैसेज ग्रेवयार्ड साइट नॉर्थ से मून की लगभग 5000 साल पुरानी रॉक क्रेविंग्स प्राप्त हुई हैं। पत्थरों पर उकेरी गई इन आकृतियों में मून और उसके अलग अलग फेजेस को दर्शाया गया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मून की ऑब्जर्वेशंस काफ़ी पहले ही शुरू हो चुकी थी। सेकेंड सेंचुरी बीसी में ग्रीक एस्ट्रोनॉमर अरिस्टार्कस ने अर्थ और मून के बीच की दूरी की कैलकुलेशंस की, जहां ये वैल्यू अर्थ के रेडियस के 20 टाइम्स के बराबर लगभग 1,27,000 किलोमीटर थी। लगभग 200 सालों बाद रोमन मैथमेटिशियन क्लाउडियस टॉलमी ने इन आंकड़ों में सुधार करके इस दूरी को लगभग अर्थ के रेडियस के 59 टाइम्स के बराबर बताया, जो कि आज के आंकड़ों के काफ़ी करीब हैं। फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी में टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद मून को और करीब से देख पाना पॉसिबल हुआ। ईयर 1609 में इटली के पॉलीमैथ गैलीलियो ने अपने ही द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप से मून को देखा, जहां लूनर सरफेस में उन्हें क्रेटर्स और माउंटेन्स नजर आए। गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन को उनके द्वारा बनाए गए लूनर स्केचेस में साफ देखा जा सकता है, जहां इन स्केचेस में हमें मून के सरफेस पर क्रेटर्स साफ नजर आते हैं। फ्रेंड्स, 17वीं और 18वीं शताब्दी में कई ऐसी थ्योरीज निकलकर सामने आई जिनमें मून की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। आइए हम एक एक करके इन थ्योरीज पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहली थ्योरी है द कंडेंसेशन थ्योरी। ईयर 1873 फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन एडवर्ड रॉश ने यह संभावना जताई कि अर्थ और मून का फॉर्मेशन सोलर नेब्यूला के कंडेंसेशन द्वारा एक साथ हुआ होगा। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौरमंडल के जन्म के पूर्व स्पेस के इस हिस्से में धूल और गैस के बादल थे। ये धूल और गैस के बादल सन के चारों ओर एक डिस्क के शेप में चक्कर लगा रहे थे। साथ ही ये डस्ट पार्टिकल्स आपस में टकरा कर ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आकर जुड़ रहे थे और आकार में बड़े हो रहे थे। इसी प्रक्रिया द्वारा सेलेस्टियल प्लैनेट्स का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, कंडेंसेशन थ्योरी को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्योंकि यह थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि अगर अर्थ और मून एक ही समान सोलर मैटर से फॉर्म हुए हैं तो दोनों प्लैनेट्स की डेंसिटी में इतना डिफरेंस क्यों है। जहां अर्थ की डेंसिटी 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मिलती है, वहीं मून की डेंसिटी केवल 3.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। लूनर सैंपल्स के एनालिसिस से जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें मून के कंपोजिशन में आयरन लगभग नहीं के बराबर है, जहां इसकी वैल्यू लेस देन 1% मिलती है। वहीं आयरन अर्थ के मास का लगभग 35% हिस्सा बनाता है। फ्रेंड्स, अगली थ्योरी है द फिशन थ्योरी। यह थ्योरी ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सर जॉर्ज हावर्ड डार्विन द्वारा 1878 में प्रस्तुत की गई। इस थ्योरी के अनुसार जब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का जन्म हो रहा था, तब प्रोटो अर्थ पिघली हुई अवस्था यानी कि मोल्टेन फॉर्म में थी और अपने एक्सिस पर काफ़ी फास्ट स्पिन कर रही थी। इस फास्ट स्पिन और पिघली हुई अवस्था में होने के कारण अर्थ के सरफेस का कुछ भाग टूटकर इससे अलग हो गया और अर्थ को ऑर्बिट करने लगा, जिसे आज हम मून के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स, 20वीं सदी में वैज्ञानिकों द्वारा इस थ्योरी को नकार दिया गया और कैलकुलेशंस द्वारा वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अर्थ इतना फास्ट स्पिन नहीं कर सकती कि यह अपने ही एक भाग को अंतरिक्ष में फेंक सके, और अगर ऐसा पॉसिबल भी होता तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि यह टूटकर अलग हुआ हिस्सा या तो अर्थ की ग्रेविटी द्वारा दोबारा खींच लिया जाता और या तो यह मैटर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल के ओपन स्पेस में निकल जाता। फ्रेंड्स, अगली थ्योरी है द कैप्चर थ्योरी। ईयर 1909 अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर
थॉमस जेफरसन जैक्सन ने यह बताया कि मून सोलर सिस्टम में दूसरी किसी जगह पे फॉर्म हुआ और फ्रीली मूव करते हुए जब यह अर्थ के करीब से गुजरा तो अर्थ के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसके पाथ को इन्फ्लुएंस किया और मून को एक सर्कुलर ऑर्बिट में पुल कर लिया। हालांकि कैप्चर थ्योरी अर्थ और मून के कंपोजिशनल डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है, पर फिर भी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मून जैसे एक इतने मैसिव ऑब्जेक्ट का अर्थ की ग्रेविटी के प्रभाव में आकर अर्थ को एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट करना और अर्थ के अराउंड इतने परफेक्टली सिंक होना लगभग इम्पॉसिबल है। उदाहरण के लिए सैटर्न का मून फोबे, जो कि सैटर्न की ग्रेविटी द्वारा कैप्चर किया गया है और अपने प्राइमरी प्लैनेट को एक इसेंट्रिक या नॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है, जबकि हमारे मून का ऑर्बिट सर्कुलर है। फ्रेंड्स, चौथी थ्योरी है द जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। ईयर 1946 कनेडियन जियोलॉजिस्ट रेजिनाल्ड एल्बर्ट डेली ने यह संभावना जताई कि मून का फॉर्मेशन एक इम्पैक्ट से हुआ है। फ्रेंड्स, 1969 में इकरस नाम के एक साइंस जर्नल में इस आइडिया को हर्टमैन तथा डेविस द्वारा दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया गया। इनके मॉडल के अनुसार सौरमंडल के जन्म के प्रारंभिक समय में कुछ उपग्रहीय आकार के प्लैनेट्स भी फॉर्म हुए, जो कि या तो प्लैनेट्स की ग्रेविटी द्वारा कैप्चर कर लिए जाते थे और या तो प्लैनेट से कोलाइड कर रहे। जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार मून का फॉर्मेशन अर्थ और एक मार्स के साइज के प्लैनेट थिया की टक्कर से टूटकर अलग हुए मैटर से हुआ है। फ्रेंड्स, इस इम्पैक्ट का फोर्स इतना ज़्यादा था कि यह टूटकर अलग हुआ मैटर स्पेस में काफ़ी दूर तक निकल गया और अर्थ को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ऑर्बिट करने लगा। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक मानते हैं कि थिया ने अर्थ को एक एंगल में हिट किया होगा, जिसकी वजह से इस टूटकर अलग हुए मैटर को एक एंगुलर मोमेंटम मिला और इसने अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया, जिसे आज हम मून के रूप में देखते हैं। 20वीं सदी में जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी को काफ़ी एक्सेप्टेंस मिली। कोल्ड वॉर के दौर में नासा और यूएसएसआर द्वारा कई मून मिशंस कंडक्ट किए गए, जहां नासा द्वारा 1969 से 1972 के बीच 6 अपोलो मिशंस भेजे गए, जिनके द्वारा अलग अलग लैंडिंग साइट से लगभग 382 किलोग्राम लूनर सैंपल्स वापस लाए गए। जब अपोलो 11 और अपोलो 17 के सैंपल्स को एनालाइज किया गया तो लूनर बसाल्ट में टाइटेनियम का वेट परसेंटेज लगभग 9 था, जबकि अर्थ पर मिलने वाले बसाल्ट रॉक्स में टाइटेनियम का वेट परसेंटेज 0.5 से 2% के आसपास ही मिलता है। तो आखिर इतना टाइटेनियम आया कहाँ से? फ्रेंड्स, वैज्ञानिक मानते हैं कि लूनर बसाल्ट 2 केमिकली डिफरेंट लावा सोर्सेस से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के अर्थ साइंस डिवीजन की सीनियर रिसर्चर प्रोफेसर सारा रसेल कहती हैं कि लूनर सरफेस पर पाया जाने वाला पैल ग्रे कलर का रॉक एनॉर्थोसाइट हमें अर्थ पर स्कॉटलैंड के आइल ऑफ रम में भी देखने को मिलता है और अर्थ पर ज़्यादातर ओशंस के फ्लोर बेसाल्ट के बने हैं। बेसाल्ट इनर प्लैनेट्स पर पाया जाने वाला सबसे कॉमन सरफेस है। प्रोफेसर सारा रसेल के अनुसार अगर मून स्पेस में कहीं और फॉर्म होता और अर्थ की ग्रेविटी द्वारा कैप्चर किया गया होता तो मून का कंपोजिशन अर्थ से बिल्कुल अलग होता, या फिर अगर अर्थ और मून एक साथ फॉर्म हुए होते या मून अर्थ से टूटकर अलग हुआ होता तो इन दोनों प्लैनेट्स का कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसा होता, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, मून को अभी और एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज मिलकर इंसानों को फिर से मून पर भेजने की तैयारी कर रही हैं, जैसे कि आर्टेमिस प्रोग्राम। इन मिशन से नया डेटा मिलेगा जिसको एनालाइज करके मून की ओरिजिन को और बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।